हेलो। इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया है कि उस समय की जो है वो हमने पुरापाषाण काल की जो सभ्यताएं थी किस तरीके से वो अपना जो है वो किस वेपन्स वगैरह यूज़ करते थे, पत्थरों के, कहाँ पे वो रहते थे और इसके अलावा उनका भोजन वगैरह क्या होता था मुख्यतया, ये हमने देख लिया था। उसके बाद में हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चर जो है वो करना शुरू किया और एग्रीकल्चरल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी की वजह से उनकी लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेज आए, उन्होंने किस तरीके से एक जगह पर रहना शुरू किया और सिविलाइजेशन या ट्राइब का डेवलपमेंट होना शुरू होता है और उनके आसपास वो जिस तरीके से रिक्वायरमेंट थी उस तरीके से सरप्लस जब इकोनॉमी होने लगी तो उन्होंने क्या किया, कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह इस तरीके से टूल्स बनाने शुरू किए जो उनके डेली रूटीन में काम आ सकते थे, जिसमें वो भोजन को संग्रहित कर सकते थे वगैरह। इसके अलावा हमने देखा कि वो पशुपालन भी क्या करते थे, जिसके मैंने कई सारे पर्पज़ होते थे, बाहर ढोने के काम आता था। इसके अलावा उनको एज ए वो शिकार के लिए बार बार कहीं जाना नहीं पड़ता था, वो उनको एज ए फूड भी यूज कर लेते थे और इसके अलावा उनसे जो है वो कई सारे प्रोडक्ट्स भी उनको मिलते थे, जैसे ऊन वगैरह हो गया, ठीक है। इसके अलावा दूध मिलता था, तो उनकी वजह से क्या होता था कि वो कुछ जो है वो अपने लिए उनकी खाल की वजह से या ऐसे अपने वस्त्र बना सकते थे। सो अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं उसके बाद में जो पहले हमने पढ़ा पुरापाषाण काल, उसके बाद में मध्यपाषाण काल जो भी है, महापाषाण काल, और उसके बाद अब आते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की ओर कि किस तरीके से वो नगरों के अंदर पहले गांव के रूप में, ट्राइब के रूप में डेवलप हुए थे और अब जो है वो किस तरीके से नगर का निर्माण होना शुरू होता है, नगरों का विकास होना शुरू होता है। सो चैप्टर 4 के अंदर देखते हैं हड़प्पा के अंदर कि हड़प्पा जो पुरा स्थल हमें मिलता है, बेसिकली ये इसके मिलने की कहानी ये है कि लगभग 150 साल पहले जब अंग्रेज यहाँ पर भारत में आए हुए थे और वो रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे, तो उनको कहीं पर ईंटों की ज़रूरत हुआ करती थी। तो उन लोगों से, यहाँ के जो स्थानीय निवासी को पूछा गया कि भाई कहाँ से तुम ईंटें लाते हो, तो उन्होंने बताया कि पर्टिकुलर एक जगह है जहाँ पर काफ़ी सारी ईंटें हैं। तो जब अंग्रेज़ों ने वहाँ जाकर देखा तो जब उन्होंने खोदा और देखा और उसका निरीक्षण किया काफ़ी, तो पता चला कि ये तो किसी एंसेंट कोई सिविलाइजेशन थी पहले यहाँ पर जो गड़ी दबी पड़ी है और उसकी ये जो है वो ईंटें हैं, यानी कि ये उन लोगों के द्वारा अभी एट प्रेजेंटली नहीं बनाई गई है। ये लगभग आज से 2000-2500 ईसा से जो है 2500 साल पहले की है, 3000 साल पहले की है। तो इस तरीके से जो है हड़प्पा सभ्यता का पता चलता है। तो उसके बाद लगभग जो शुरुआत में ये चीज़ पता चलती है और उसके बाद में जब प्रॉपर जब खुदाई होती है तो वो लगभग 80 साल बाद में, उसके 80 साल बाद में होती है। पुरातत्वविद उसको खुदाई करते हैं और पता चलता है, तब पता चलता है कि ये जो खंडर है ये पूरे इस उप महाद्वीप के भी सबसे पुराने खंडरों में से एक है, क्योंकि इस नगर की खोज जो है वो सबसे पहले हुई थी और हड़प्पा के नगर के रूप में इसकी खोज हुई थी। तो उसके बाद में ऐसे ऐसे जगह जहाँ पर भी मिली उन सबको जो है वो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही माना गया। सो इनके शहरों का निर्माण जो है वो माना जाता है प्रॉपरली लगभग 4700 साल पहले इसका विकास हुआ होगा, इस तरीके से माना जाता है। देन इन नगरों की विशेषता क्या थी, तो अगर नगरों की विशेषता सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी साइट्स थी जहाँ पर ये नगर मिलते हैं हड़प्पाकालीन सभ्यता के। तो साइट्स के रूप में अगर बात करें तो हमें सबसे पहले तो सिंधु नदी घाटी के जो किनारे पर जो है वो मोहनजोदड़ो और उसके अलावा हड़प्पा जो है वो सबसे पहले देखा गया था, तो इस वजह से इस पूरी साइट्स को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। उसके बाद जब खुदाई हुई तो सिंधु घाटी, हड़प्पा बेसिकली ये याद रखना होगा आपको कि ये रावी नदी के किनारे मिला था, ठीक है, जबकि सिंधु नदी के किनारे जो है जस्ट प्रॉपर सिंधु नदी के किनारे हैं वो मोहनजोदड़ो स्थित है। इसके अलावा और कौन कौन से साइट्स हैं, तो राजस्थान में देखें तो राखीगढ़ी है, कालीबंगा है। इसके अलावा एक पाकिस्तान में ही सिंध प्रांत में पड़ती है गवेरीवाला। तो राखीगढ़ी और काली सिंध जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित साइट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा वेस्टर्न मोस्ट में अगर देखा जाए जो कि पाकिस्तान में स्थित है, सोतकाकोह एक साइट है, सोतकाकोह। और इसके अलावा सिंधु नदी की जो किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो के अलावा वो है चन्नोदड़ो, ठीक है। इसके अलावा गुजरात में हम देखते हैं धोलावीरा, सूरकोटड़ा और एक देखते हैं जो कि खंभात की गाड़ी के आसपास का क्षेत्र है लोथल, जो सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट के रूप में माना जाता है। अब इनकी विशेषता क्या थी, जब इनकी खुदाई की गई तो इन नगरों में बेसिकली ये देखा गया कि ये जो नगर थे वो 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित थे,
ठीक है। कुछ मेजरली जो है वो 2 भागों में देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साइट्स भी मिलते हैं जो 2 या 3 भागों में भी डिवाइडेड थे, यानी कि विभाजित थे। बेसिकली 2 भाग जो थे उसमें एक वेस्टर्न भाग होता था और एक पूर्वी भाग होता था, यानी कि पश्चिमी भाग होता था और पूर्वी भाग होता था, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट। तो वेस्टर्न भाग जो होता था वो छोटा होता था और ऊंचाई पर बना हुआ होता था, ठीक है, जबकि पूर्वी भाग जो होता था वो बड़ा होता था और वो थोड़ा सा निचले इलाके में बना हुआ होता था। यानी कि जो वेस्टर्न भाग जो था एक तरीके से किले नुमा होता होगा, किसी ऊंचाई वाली जगह पे बनाया जाता था, जिसकी वजह से चारों ओर जो है वो देखा जा सकता था उसकी वजह से। तो ऊंचाई वाले भाग जो है उसको पुरातत्वविद नगर दुर्ग के रूप में मानते हैं, जबकि निचले वाले भाग को निचला दुर्ग के रूप में या निचला नगर के रूप में मानते हैं। ये भी हो सकता है कि जो पूर्वी भाग निचला भाग था वो काफ़ी बड़ा था, तो हो सकता है उसमें सामान्य जनता निवास करती हो, और जो पश्चिमी भाग है वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर स्थित था, तो हो सकता है कि उसमें कुछ जो शासक वर्ग के लोग रहा करते होंगे। तो ये देखा जाता है कि चार दीवारियाँ जो थी इन दोनों ही हिस्सों की जो दोनों ही हिस्से जो थे वो कम्प्लीटली चार दीवारी के थ्रू जो है वो कवर्ड थे। चारों तरफ से दीवार बनाई गई थी और चार दीवारियाँ जो थी वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी उस समय में। देन मोहनजोदड़ो में कई, अब अगर देखें तो मोहनजोदड़ो में एक तरीके का तालाब मिलता है जिसे हम ग्रेट स्नानागार भी कहते हैं, महान स्नानागार कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी विशेषता है इस साइट्स की। तो तालाब को बनाने में यहाँ पर ये जो महान स्नानागार या ये जो तालाब है इसको बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है, ये देखने को मिलता है। और पानी का रिसाव को रोकने के लिए यहाँ पर प्लास्टर के ऊपर चारकोल की जो है वो परत भी देखने को मिलती है। इसके अलावा दो तरफ से उतरने के लिए इसमें सीढ़ियाँ बनाई गई है और चारों ओर इसके कमरे बनाए गए हैं, जहाँ पर हो सकता है कि वो कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए या जो भी है आगंतुक जो होते होंगे वहाँ पर जो नहाने के लिए आते होंगे तो उनको जो है वो कपड़े चेंज करने के लिए या इस तरीके से वहाँ पर कमरे बनाए गए थे। और भरने के लिए अब वो जो तालाब बनाया गया है उस तरीके का एक स्नानागार बनाया गया है, स्विमिंग पूल टाइप का बनाया गया है, तो उसमें पानी की भी आवश्यकता होती। तो पानी की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होते थे, तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पर कुआं भी बना रखा था। और जैसे जब वो यूज़ कर लेते उसका, तो यूज़ करने के बाद उसको खाली भी कर देते थे, तो उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक नालियाँ बना रखी थी जहाँ से वो पानी को जो है वो आउटसाइड में फ्लो करवा देते थे। देन इसके अलावा कालीबंगा और मोहनजोदड़ो के अलावा जो है वो कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है और लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, ये फेमस जो है वो नगर है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें मिली है। बेसिकली कालीबंगा और लोथल जो साइट्स है वहाँ से हमें अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है। तो अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा एंड लोथल से मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगर जो हैं वो बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े जो साइट्स मिली हैं वहाँ पर भंडार गृह जरूर मिला है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटी के रूप में ये भंडार गृह बनाए गए थे। और आसपास के जो गाँवों में सरप्लस जब प्रोडक्शन होता था तो वो अंतिम रूप से इन बड़ों शहरों में जो है वो बेचने के लिए आते थे। और हो सकता है कि बड़े शहरों से जो है वो लोग खरीदने के लिए भी आते हो या फिर यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता हो। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर करने के लिए भंडार गृहों का निर्माण किया गया था। ओके, देन पाकिस्तान के जो पंजाब वाला जो रीजन है, इसके अलावा जो सिंध प्रांत वाला रीजन है जो कि भारत की बाउंड्री के टच करता है, इसके अलावा भारत का जो गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है और पंजाब है, तो इन साइड्स में हमें जो ये आधुनिक नगर देखने को मिलते हैं। और कई यहाँ से कई सारी अनोखी वस्तुएं भी मिली हैं हमको, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं जिस पर काले रंग से उन्होंने चित्रकारी की हुई है। इसके अलावा पत्थर के बाट मिले हैं हमें, मोहरें मिली हैं, मनके मिले हैं और तांबे के कई सारे उपकरण मिले हैं और तांबे के लंबे ब्लेड्स भी मिले हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें हमको यहाँ से मिलती हैं ये हमने देखा। और उसके बाद में ये यहाँ पर जो है वो महान स्नानागार है, ये इस तरफ ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, इसी तरह से इधर भी ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और यहाँ पर जो है पूरा वाटर से इसको फिल किया जाता था, ठीक है। इस साइड में यहाँ पर रूम्स देखने को मिल जाएंगे अपन को, इस तरीके से रूम थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा स्नानागार था। हो सकता है कि ये जो है वो किसी विशिष्ट कार्य के लिए जो है वो पवित्र का जब भी कोई फंक्शन या उत्सव होता था तो उसमें भी इसका यूज भी हो सकता है, या फिर सामूहिक तरीके से जो है वो कुछ क्रियाकलाप करने के लिए इसका यूज किया जाता हो।
देन हड़प्पा के नगरों की ईंटों में जो है वो चिनाई भी देखने को मिलती है। तो वो चिनाई किया करते थे ईंटों को जो है वो दीवार बनाने से पहले, और इसकी वजह से क्या होता था कि जो दीवार होती थी वो काफ़ी मजबूत होती थी। सो अगर इनके भवन, नाले और सड़कों की अगर बात करें मोर स्पेसिफिकली, तो घर जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो 1 या 2 मंजिला हुआ करते थे। ठीक है, तो आज भी हम गाँव में देखते हैं तो अब जो है वो धीरे धीरे जो है वो डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है और काफ़ी सारे हमें डबल मंजिला घर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आज से 50 साल पहले देखें या 20 साल 25 साल पहले 50 साल पहले देखें तो आज भी जो है वो सिंगल मंजिल में ही लोग रहा करते थे। लेकिन इस सभ्यता में अगर देखा जाए तो लगभग आज से जो कि 3000 से 4000 साल पहले की जो सभ्यता है उसमें डबल मंजिला घर जो है वो बहुतायत में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा घर के आंगन के चारों ओर कमरे हुआ करते थे और चारों ओर जो है वो कमरे बनाए जाते थे और बीच में बड़ा सा आंगन होता था। अब अधिकांश जो घर होते थे उसमें एक अलग स्नानागार भी मिलता है और कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें कुएं भी देखने को मिलते हैं। कई घर ऐसे हैं जो कई नगर जो है उनमें ढके हुए नाले देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यानी कि नालों की जो है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था वहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश की थी और उनको ढक के रखा गया था और उसके ऊपर जो है वो उन्होंने सड़क बनाई थी। ठीक है, तो सीधी लाइन में बनाए गए थे, इनकी ये विशेषता थी और नाली में हल्की जो है वो ढलान भी थी। ठीक है, तो उनकी स्पेशलिटी और उत्कृष्टता को हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हर एक चीज़ को इन्होंने काफ़ी जो है वो बारीकी से जो है वो ध्यान रख के बनाया था। और घरों की जो नालियाँ हैं उनको सड़कों की नालियों से उन्होंने जोड़ रखा था और वो बाद में बड़े नालों में जाके मिल जाती थी। और नालों के जो ढके हुए होने की वजह से उसकी साफ़ सफाई भी करनी होती थी। तो इसकी साफ़ सफाई कैसे की जाए, तो इसके लिए जगह जगह पर उन्होंने मेन होल बना रखे थे, जैसा कि आज सिटीज़ में देखने को मिलता है कई जगह पर। ठीक है, तो सफाई करने के लिए जो है वो इन्होंने मेन होल जो है वो बना रखे थे। घर, नाले और सड़कों का निर्माण जो है वो योजनाबद्ध तरीके से करते थे, यानी कि पूरा प्लान्ड सिटी के रूप में डेवलप किया जाता था। ऐसा नहीं था कि अनप्लान्ड कहीं पर भी कोई भी घर बन गया या ऐसा नहीं था। ठीक है, एक प्लान रूप में पहले वो मैप बनाते थे, देन उसके बाद में वो डिसाइड करते थे कि जो है वो सड़क कहाँ पे होगी, एंड देन उसके बाद में वो डिसाइड करते थे कि घर कहाँ होगा। तो ग्रिड पैटर्न में हमें ये सिटीज़ मिलते हैं बेसिकली, और इस तरीके से तो ये बीच में सड़कें होती थी और इस तरीके से जो है वो साइड में जो है वो मकान होते थे और एक सीरीज़ की फॉर्म में हुआ करते थे। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है ग्रीड पैटर्न के मकान, जो काफ़ी सोच समझ कर बनाए जाते थे। और इस तरह की जो है ये नालियाँ मिलती हैं और ये सड़क हुआ करती थी, इस सड़क के बीचों बीच में ये नालियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, और इनको ढक के रखा जाता था। इसके अलावा कई सारे मैन होल भी मिलते हैं। इस तरीके के कुएँ मिले हैं घरों में जहाँ से वो अपने पानी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया करते थे। अब किस तरीके का इनका नगरीय जीवन रहा होगा। सो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। ये माना जाता है कि काफ़ी, क्योंकि डेवलप्ड सोसाइटी थी और इतने बड़े जो है वो नगरों का, सिटीज़ का उन्होंने जो है फॉर्मेशंस किया था, तो बाहर से भी लोग इन नगरों को देखने के लिए भी आते थे, खरीदारी करने के लिए भी आते थे, व्यापार करने के लिए भी आते थे। ठीक है, तो ये इन नगरों की जो है वो एक खास व्यवस्था हुआ करती थी। शासक वर्ग जो था वो दूर दूर से लोगों को भेजता था, दूर दूर से धातु लाने के लिए, बहुमूल्य जो पत्थर होते थे उनको लाने के लिए, अन्य जो भी उपयोगी चीज़ें होती थी उन्हें मंगवाता था, जो शासक वर्ग होता था वो। और लोग जो है वो खूबसूरत उन कच्चे माल की मदद से जो है वो यहाँ के जो लोग थे वो एक तरीके से उनको एक्सपर्टाइज था, उनकी स्किल डेवलपमेंट इतनी के लिए ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि वो उनमें ऐसी स्किल्स थी कि वो उन कच्चे माल को जो है वो एक तरीके से लग्जरियस चीज़ों में जो है वो कन्वर्ट कर देते थे। तो वो कच्चे माल से मनके बनाते थे, सोने चांदी के कई सारे आभूषणों का निर्माण करते थे। तो इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती है। इसका मतलब कि उसमें स्किल कौशल्स जो था, स्किल जो था वो उन्होंने अपने आप में डेवलप कर लिया था कि किस तरीके से जो है कच्चे माल को जो है वो बेस कीमती चीज़ों में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके अलावा नगर जो होते थे वहाँ पर लिपिक भी हुआ करते थे। तो ये कैसी जानकारी मिलती है, तो वहाँ से जो हमको सील्स और मोहरें मिलती हैं। ठीक है, तो उन मोहरों पर हमें कुछ अक्षर दिखाई देते हैं, तो उसके लिए हो सकता उसके लिए ज़रूरी है कि लिपिक रखा जाए। तो लिपिक होना जो है ये उसका सबूत है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार जो होते थे, शिल्पकारी का काम अब स्त्री और पुरुष दोनों ही किया करते थे, ऐसे अनुमान लगाया जा सकता है। और अपने घरों और या तो वो अपने घरों पे काम करेंगे या फिर उद्योग स्थल जो होंगे
हो सकता है कि कहीं पर एक पर्टिकुलर एक जगह हो जहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुआ करते होंगे और फिर वहाँ पर आराम से बैठ के ये लोग काम करते होंगे किसी पर्टिकुलर आभूषण को बनाने के लिए या कोई मन के बनाने के लिए, इस तरीके से। सो तरह तरह की चीज़ें बनाया करते थे। अब लोग लंबी यात्राएं भी करते थे यहाँ पर और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं जो है वो अपने साथ लेके आते थे। इसके अलावा वो जब लंबी यात्राएं करते थे तो सुदूर देशों में जो भी कहानियाँ प्रचलित होती थी, वहाँ की क्या बातें होती थी, वहाँ का जो नॉलेज होता था कि वहाँ के लोग इस तरीके से रहते हैं, इस तरीके से खाते हैं, इस तरीके से पीते हैं, तो वहाँ का जो नॉलेज है वो भी अपने साथ लेके आते थे कहानियों के रूप में। और कई सारे मिट्टी के खिलौने भी वहाँ से जो है वो मिलते हैं। सो इस तरीके से जो है वो पकी हुई जो है मिट्टी के हैं खिलौने मिलते हैं। और इससे पता चलता है कि कौन कौन से पशु जो हैं उस समय के रहे होंगे और उनके चारों तरफ, जिसको उन्होंने जो है वो इसमें ऑगमेंट करने की कोशिश की है। इसके अलावा ये इस तरीके की मोहरें मिलती हैं जहाँ पर एक पशु की आकृति में जो है वो काफ़ी सारे पशुओं की आकृति मिलती हैं और कुछ ऐसी लैंग्वेज जिसको डिस्क्रिप्ट अभी तक नहीं किया गया है, इस तरीके की वो लिपि का यूज करते थे। सो मोहनजोदड़ो में जो है वो कुएं मिले हैं और मोहर के ऊपर जो है वो चीना के रूप में जो है वो एक खास लिपि मिलती है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन के रूप में ये सबसे प्राचीन साक्ष्य के रूप में मिलता है। और इसके अलावा पकी हुई मिट्टी के खिलौने हमको यहाँ मिले हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं कि नगर और नए शिल्प, यानी कि नगरों के अंदर कौन कौन से शिल्प जो कार्य जो है वो की जाती थी। सो पुरातत्वविद जो है, जो चीज़ें वहाँ पर मिली है पुरातत्वविदों को, उसमें ज़्यादातर जो है वो पत्थर हो गया, शंख हो गया, तांबे हो गए, कांसे, सोने, चांदी और धातुओं से बनाई गई चीज़ें जो है वो मिलती हैं। और तांबे और कांसे से जो है ये औजार बनाया करते थे, हथियार बनाया करते थे। इसके अलावा हथियार भी मिलते हैं और गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। और सोने और चांदी से जो है वो गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। अब यहाँ मिली सबसे आकर्षक जो वस्तुएं हमको मिलती हैं उसमें मन के बाट और फलक होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बाट मिले हैं। तो इनको किस तरीके से जो है काफ़ी कौशलपूर्वक तरीके से जो है इनको शेप किया गया है, एक पर्टिकुलर जो है स्क्वायर की शेप में जो है इन्होंने बनाया है। इसके अलावा इस तरीके से मनके मिलते हैं जिसमें ये बीच में छेद करके जो है वो इनको आपस में पिरोते थे। और फलक भी मिलते हैं इस काइंड ऑफ दिस। सो पत्थर के बाट मिलते हैं हमको। और जो चर्ट पत्थर हैं उससे बनाया गया ये पत्थर का बाट है। ठीक है, तो पत्थर के बाटले के लिए इन्होंने चर्ट पत्थर का यूज किया है। बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए भी इसका यूज होता था। इसी तरीके से मध्य में जो है इस तरीके से ये मनके हमको मिलते हैं जो कि कॉर्नेलियन पत्थरों के निर्माण से इनका निर्माण किया गया है। धागा डालकर इनमें माला बनाई जाती थी। तो आभूषण के रूप में भी जो है ये फेमस है, यानी कि उस समय के लोग श्रृंगार में भी विश्वास करते थे। और दाएं साइड में जो है वो मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक मिलते हैं इस तरफ से। ठीक है, ये कढ़ाईदार वस्त्र। इसके अलावा जो है इस तरह की जो मूर्ति मिलती है उसमें हमको देखता है कि ये एक वस्त्र देखने को मिल रहा है कि इसने ओढ़ रखा है इस पर्टिकुलर मूर्ति में और इस पे ऊपर कई सारी इस तरीके की कलाकारी बना रखी है। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय की जो है वो लोग कढ़ाईदार वस्त्र पहना करते थे। कढ़ाईदार यानी कि जो भी वस्त्र वो यूज कर रहे थे उसमें उन्होंने डिज़ाइनिंग बनाना भी शुरू कर दिया था। उनको ये स्किल्स भी, इसमें भी महारत हासिल थी। सो पत्थर की मोहरें आयताकार रूप में मिलती हैं और मोहरों पर जो है वो जानवरों के चित्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा काले रंग से डिजाइन खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में जो है वो हमने देखा था, प्रीवियस चैप्टर में देख लिया था कि वो 7000 साल पहले किस तरीके से खेती करना शुरू किए गए थे और कपास की खेती भी उस समय किया करते थे। तो उनको वस्त्रों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होने लग गई थी। अब वो जो वस्त्रों की जानकारी हुई थी तो वो मोहनजोदड़ो सभ्यता तक आते आते जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें पारंगत हो जाते हैं और वस्त्र बनाने में और उनकी कढ़ाई करने में वगैरह काफ़ी जो है वो अच्छे हो जाते हैं। सो कपड़े के टुकड़ों के अवशेष जो है वो मिलते हैं और जो एक चांदी के फूलदान के ढक्कन पर जो है वो कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं पर चिपके हुए रूप में मिलते हैं। बेसिकली पकी मिट्टी और फैंस से बनी जो कतलियाँ हैं वो सूत कताई का संकेत देते हैं। तो कच्ची मिट्टी और फैंस से बनी हुई तकलियाँ मिलती हैं और उससे जो है ये सूत कताई का कार्य करते थे। इसके अलावा
वस्तुओं का निर्माण जो है वो विशेषज्ञों ने किया था। ऐसा प्रतीत होता है जब भी हम इनकी वस्तुएं देखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक उसमें शार्पनेस देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा उसमें विशेषज्ञता हासिल, जो लोग उनको बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे होंगे, इस तरीके से हमको ये जानकारी मिलती है क्योंकि वो इतने अच्छे फॉर्म में बनाए गए थे। ठीक है। एंड उसके लिए कोई भी चीज़ जब बहुत अच्छी बनानी होती है, जैसे मूर्ति ये बनानी है, तो इस मूर्ति को बनाने के लिए जिस तरीके से इनकी दाढ़ी बनाई गई है, इस दाढ़ी को इस तरीके से शेप देना है, इस तरीके से ये इस कपड़े को, वस्त्र को जो है पहनाना है, तो इसके लिए जो है वो इस स्किल की ज़रूरत होती है। ऐसे हर कोई जो है वो कोई अच्छा मूर्तिकार नहीं होता है, तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि उसने काफ़ी सारा जो है वो प्रैक्टिस की होगी। आभूषण बनाने में भी काफ़ी जो है वो नॉलेज लगता है कि किस चीज़ को कहाँ डालना है और उसमें स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जो है वो स्किल्स देने के लिए या प्रशिक्षण देने के लिए कुछ उन्होंने समूह बना रखे होंगे या कुछ इस तरह की विद्यालय जैसी कुछ जगह होगी जहाँ पर उन्होंने उनको प्रशिक्षण दिया होगा और उस प्रशिक्षण से जो है वो विशेषज्ञ जो होते थे वो बनते थे। सो पत्थर तराशना, मनकी चमकाना, मोहरों पर पच्चीकारी करना वगैरह, इनके लिए जो है वो किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। और ये देखा जाता है कि वहाँ पर इस सभ्यता में जो है वो विशेषज्ञ काफ़ी थे। देन मूर्ति का चेहरा हम देख सकते हैं कि आकर्षक ढंग से बनाया गया है और दाढ़ी बनाई गई है जिस तरीके से, तो इससे विशेष मूर्तिकार की आवश्यकता होती है इन सब चीज़ों के लिए। देन हम देखते हैं फैंस क्या होता है। तो फैंस पत्थर और शंख जो है वो प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। तो जो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फैंस जो होते हैं ये कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। कैसे तैयार किए जाते हैं? तो जो बालू और स्फटिक पत्थर होते हैं, सबसे पहले उनको चूर्ण किया जाता है, उसके बाद में उनको गोंद में मिलाया जाता है और गोंद मिला के जो है वो उनको जो भी शेप देना होता है वो शेप दे सकते हैं और उससे जो है वो वस्तुएं बनाते थे, तो उन्हें कहा जाता था फैंस। जैसे कि यहाँ पर जो है वो फैंस की बनी हुई है ये। तो अब बाद में सूखने के बाद ऐसा लगता है कि ये मिट्टी की बनी हुई है या फिर चट्टान की बनी हुई है, जबकि असल में ये उस फैंस टेक्नोलॉजी से जो है ये बनाई गई थी। तो इससे पता चलता है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान था कि किस चीज़ को जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, यानी कि साइंस का भी वहाँ पर वो लोग यूज कर रहे थे। तो फैंस से हमको मनके मिलते हैं, चूड़ियाँ मिलती हैं, बाले मिलते हैं और छोटे बर्तन भी मिलते हैं जो कि चिकनी परत के रंग और नीले और हल्के समुद्री कलर के हुआ करते थे बेसिकली ये। ठीक है। देन कच्चे माल की खोज के रूप में अगर देखा जाए तो उस समय किस तरीके से ये लोग कच्चे माल की जो है वो खोज करते थे। तो कच्चा माल जो होता था वो प्राकृतिक रूप से मिलता है बेसिकली, है ना। और इसके अलावा ये किसान जो होते हैं, पशुपालक जो होते हैं, वो भी कच्चा माल का जो है वो उत्पादन करते हैं। सो जैसे कि लकड़ी हो गया या धातु हो गया, इसको गया, तो ये प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। ठीक है। देन कपास जो होता है कच्चा माल के रूप में, तो इसको उगाना पड़ता है क्रॉप के रूप में, जिसकी कताई बुनाई करनी पड़ती है और उसके बाद में उससे कपड़ा बनाया जाता है। तो इस तरीके से हड़प्पा के लोगों में कई सारी चीज़ें मिलती हैं हमको, जैसे कच्चे माल के रूप में तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं। और जैसे पत्थरों का वे दूर दूर से ये जो पत्थर मिलते हैं इनका वे दूर दूर से जो है वो आयात किया करते थे। देन नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे बेसिकली वो तांबे का आयात किया करते थे। और तांबे का आयात मेजरली जो है आज का जो राजस्थान है वहाँ से भी देखने को मिलता है कि राजस्थान में कई सारी जगह थी, जैसे कि हम बाद के चैप्टर में देखेंगे। जैसे गणेश्वर सभ्यता हो गई, जहाँ की तांबे का जो है वो महत्वपूर्ण सोर्स हुआ करता था, जहाँ से तांबा निकाला जाता था। तो वहाँ से जो है वो तांबा एक्सपोर्ट किया जाता था। इसके अलावा पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी यहाँ पर जो है वो तांबे का आयात किया जाता था। इसके अलावा कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ में मिलाई जाने वाली जो धातु, टीन धातु होती है, उसका भी आयात होता था। तो कच्चे माल के रूप में ये कांसा हो गया, टीन हो गया, ठीक है, ये बनाया जाता था। और जो तांबा बनाने की विधि इनको ही पता थी, इस वजह से ये तांबा, एक तो तांबा आयात भी करते थे और दूसरा तांबा बनाने की, कांसा बनाने की जो विधि थी वो इनको ही पता थी कि किस तरीके से तांबे में टीन जो है वो मिला के हम कांसा बना सकते हैं। तो आधुनिक ईरान से जो है ये टीन का आयात किया करते थे। इसके अलावा अफगानिस्तान से भी साक्ष्य मिले हैं। सोने का आयात अगर देखा जाए तो कर्नाटक तक से देखने को मिलता है। और बहुमूल्य जो पत्थर है वो गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। तो देखा जाता है कि चारों तरफ से एक तरीके से इतनी डेवलप सोसाइटी थी कि अपने चारों ओर जहाँ से भी कच्चा माल आ सकता था, ये इनके कॉन्टैक्ट्स थे वहाँ तक, और वहाँ से जो है कच्चा माल यहाँ तक आता था, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों तक। देन
यहाँ देखने को मिलता है कि अगर ये अब जो दूर दूर से जब आयात कर रहे हैं तो दूर दूर से आयात करने का इनका जो है वो जरिया क्या होता है, किस तरीके से ये परिवहन वगैरह ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता होगा। तो वहाँ पर हमको कुछ जो है इस तरीके से खिलौने मिलते हैं और इसके अनुमान लगा सकते हैं कि अब इन्होंने जो है वो पहिए का आविष्कार जो है वो इन्होंने इससे पहले हो चुका था। हमने इससे पहले देखा था कि पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, वो मेजरली जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसका यूज़ कर रहे थे, पशुओं का यूज़ कर रहे थे, ठीक है, भार लाद कर उनको एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमको जो इस तरीके से खिलौने मिले हैं जो कि जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है कि वहाँ पर बड़े बड़े उनके पास बैलगाड़ी भी हो और उन बैलगाड़ियों से जो है वो ये अपनी जो भी तमाम जो चीज़ें हैं उनको ये एक्सपोर्ट करते होंगे। इसके अलावा एक सील मिलती है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जैसे ये नाव देखने को मिल रही है, यानी कि इनका मेजर जो होता होगा ट्रांसपोर्टेशन वो जल के माध्यम से होता होगा, ठीक है। इसमें यहाँ सामान लदा हुआ है और इसके माध्यम से जो है वो सामान दूर दूर से लाया करते थे, जैसे इराक हो गया, ईरान हो गया और ओमान हो गया, इस तरीके से। देन भोजन की अगर बात करें कि नगरों में रहने वाले लोग जो हैं वो भोजन के रूप में किसका यूज करते थे, तो गाँवों में जो लोग रहते थे, लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे और गाँवों में रहने वाले लोग जो थे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस का काम करते थे। सो अनाज उगाने का काम और जानवर पालने का काम जो है वो गाँवों में रहने वाले लोग क्या करते थे, और किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले जो शासक वर्ग होता था, लेखक वर्ग होता था या दस्तकार वर्ग जो होता था उसको खाने के लिए सामान पहुंचाने का कार्य करता था। तो कई सारे पौधों के अवशेष मिले हैं और उससे पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग हैं वो कौन कौन सी फसल उगाया करते थे। तो उसमें गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों हैं। तो ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं एग्रीकल्चर के। तो गेहूँ, जौ, दाल, मटर, ठीक है, गेहूँ और जौ, दाल। इसके अलावा दानों में अगर देखा जाए तो उसमें दाल और मटर भी देखने को मिलता है और धान और तिल देखने को मिलता है और तिल और सरसों। ये तो दो तेलीय सीड्स के रूप में मिलते हैं, तिल और सरसों। धान मिलता है, इसके अलावा दाल के रूप में जो है दाल और मटर मिलते हैं और गेहूँ और जौ मिलते हैं। इसके अलावा ज़मीन की जुताई के लिए जो है वो हल का भी प्रयोग करते थे। बेसिकली हल के साक्ष्य मिले तो नहीं है, लेकिन इस तरीके का खिलौना मिलता है जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनको हल की जानकारी थी और वो उसका एग्रीकल्चर में। और ये भी इससे भी पता चलता है कि जब वो इतनी मात्रा में जो क्रॉप और एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शंस कर रहे हैं और सिंचाई की व्यवस्था जिस तरीके से उन्होंने बना रखी थी और नगरों का जिस तरीके से निर्माण हुआ था, तो बेसिक सी बात है कि वो हल के बारे में उनको जानकारी थी। सो हल के आकार के खिलौने मिलते हैं और बारिश कम होती थी इस इलाके में, तो इस वजह से जो है वो सिंचाई के लिए ये कुछ अलग तरीके भी यूज़ किया करते थे, जैसे कि पानी का संचय किया करते थे और जब बारिश नहीं होती थी या पानी की कमी होती थी तो उस कंडीशन में ये क्या करते थे, उस संचय किए गए पानी के थ्रू जो है वो फसलों की सिंचाई किया करते थे। हड़प्पा के लोग जो है वो गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ और इन जानवरों का जो है वो पालन किया करते थे और बस्तियों के आसपास जो है वो तालाब और चारागाह हुआ करते थे। सूखे महीनों में मवेशियों के जो झुंड होते थे उनको चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक लेके जाते थे, ठीक है। तो इसके अलावा बेर और फलों को इकट्ठा भी किया करते थे और मछलियाँ पकड़ने और हिरण जैसे जानवरों का भी ये शिकार किया करते थे। अब हम देखते हैं कि इंडिया में जो गुजरात में जो साइट मिली है हड़प्पाकालीन सभ्यता, उसको थोड़ा सा माइन्यूटली देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें मिलती हैं। सो गुजरात का जो कच्छ रीजन है उसमें हमें एक नगर मिलता है धोलावीरा। धोलावीरा नगर जो है वो काफ़ी फेमस माना जाता है बिकॉज यहाँ पर जो है वो साफ़ पानी मिलता था और यहाँ की ज़मीन जो थी वो काफ़ी उपजाऊ थी। और इस कारण से एक रीजन ये भी है कि जहाँ पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पाकालीन जो सभ्यता के ज़्यादातर नगर दो भागों में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो नगर है धोलावीरा ये 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है, और हर हिस्से के चारों ओर जो है वो पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। और इसके अलावा इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े जो है वो प्रवेश द्वार हुआ करते थे और नगर में एक खुला मैदान बीचों बीच में जो है वो मैदान हुआ करता था। हो सकता है वहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता हो। कुछ अवशेष ऐसे मिले हैं जैसे कि हड़प्पाकालीन
हड़प्पा हड़प्पा लिपि जो थी उसके बड़े बड़े अक्षरों का जो है वो साक्ष्य मिलते हैं हमको यहाँ पर, जो कि पत्थरों में खुदाए गए हैं। तो ज़्यादातर जो हमें जो हड़प्पा लिपि के जो साक्ष्य मिलते हैं वो या तो छोटी सील्स में मिलते हैं या फिर बड़े पत्थरों पर खुदाए गए अवशेषों के रूप में अगर बात करें इन हड़प्पा लिपि का, तो वो हमें धोलावीरा से ही मिलती है। ठीक है, और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। तो हो सकता है कि ये जो है, ये जो अक्षर हमें मिले हैं जो लकड़ी में जड़े हुए हैं, ये नगर के बाहर जो मेन गेट होता है, किलेनुमा गेट बड़ा सा, उसके ऊपर जो है वो लिखा गया हो, कोई पर्टिकुलर नाम होगा उस जगह का। ठीक है, तो उस रूप में इसको जो है वो बनाया गया होगा। तो ये अनोखा अवशेष मिलता है। हड़प्पा के लेख जो है वो मोहर जैसी जो छोटी वस्तुएं हैं वहाँ मिलते हैं, या फिर इतने बड़े जो है वो पत्थरों पे खुदाए गए बड़े बड़े अक्षरों के रूप में मिलते हैं। मीडियोकर साइज़ के हमें नहीं मिलते हैं साक्ष्य लिपि में। देन गुजरात की जो खंभात की खाड़ी है, वहाँ पर साबर नदी की उप नदी के किनारे एक नगर मिलता है हमें, लोथल नगर। लोथल नगर में भी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं, और कीमती पत्थर जैसे जो है वो कच्चा माल आसानी से जो है वो मिल जाता था यहाँ जहाँ पर। ठीक है, और पत्थरों, शंख और धातुओं से भी कई सारी जो चीज़ें बनाई जाती थी, और इसके लिए ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो साइट थी लोथल। इसके अलावा यहाँ पर एक भंडार गृह मिलता है। भंडार गृह से कई सारी मोहरें मिलती हैं, मुद्रांकन और मोहरबंदी। मोहरबंदी उसे कहते हैं जो गीली मिट्टी पर जो दबाने से कुछ छाप वगैरह बनती है, दैट वुड बी रेफर्ड टू एज अ मोहरबंदी। देन लोथल का बंदरगाह जो है, इस तरीके से ये बंदरगाह हमें मिलता है, जो कि लोथल का बंदरगाह काफ़ी फेमस है। और बड़ा तालाब जो है वो मिलता है यहाँ से। समुद्र के रास्ते आने वाली जो नावें थी वो ये नावें यहाँ पर रुका करती थी, और माल चढ़ाया और उतारा जा सकता था इजीली। देन इसके अलावा मनके जो है बनाने के यहाँ पर कई सारी इमारतें मिलती हैं जहाँ पर मनके बनाए जाते थे उन इमारतों में। सो पत्थर के टुकड़े मिले हैं, अध बने मनके मिले हैं, और मनके बनाने वाले उपकरण मिले हैं। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ था, या मनके बनाने की इमारत कहाँ मिलती है, तो धोलावीरा में मिलती हैं या लोथल में मिलती हैं, और तैयार मनके भी यहाँ से मिलते हैं। और इस तरीके से जो है वो ये मोहर और मुद्रांकन, मोहरबंदी, ये गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी के ऊपर इसको किसी चीज़ को दबा के जो है वो एक पर्टिकुलर सील बनाई गई है, तो इसी को मोहरबंदी कहते हैं। सो मोहर का जो प्रयोग होता था बेसिकली वो सामान से भरे हुए जो भी जहाज और डिब्बे होते थे, बेसिकली जहाज़ों के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट किया जाता था सामान, तो उन सामानों को जो है वो किसी डिब्बों में बंद किया जाता था और थैलों में बंद किया जाता था, और उन्हें चिन्हित करने के लिए कि उस डिब्बे में या थैलों में कोई छेड़छाड़ नहीं की हुई है। तो इसके लिए क्या करते थे कि उस गीली मिट्टी लेप देते थे, और उस गीली मिट्टी के ऊपर जो है पर्टिकुलर सील लगा देते थे। अब अगर उस छेड़छाड़ होगी तो वो देन मिट्टी सूखने के बाद में टूट जाएगी, और वैसे सील बाद में वापस नहीं लगेगी। तो ये एक तरीके से जो है वो सामान को जब ट्रांसपोर्ट करना होता था तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उससे सुरक्षित रखने के लिए जो है मोहरों का प्रयोग होता था। सो मोहर की जो छाप होती थी उसी को क्या कहते थे, मोहरबंदी कहा करते थे। अब सभ्यता, इतनी बड़ी जब सभ्यता थी तो ये एकदम से ख़त्म कैसे हो गई, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका आंसर हमें अभी तक पर्टिकुलर आंसर मिला नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे इसका अनुमान, कुछ चीज़ों से इसका अनुमान लगाते हैं। और 3900 साल पहले तक जो है वो एक हो सकता है कुछ बड़ा बदलाव हुआ हो और उसकी वजह से ये सभ्यता का अंत हुआ हो। ये जो देखने को मिलता है कि लगभग 3900 साल पहले यहाँ के लोग एकदम से देखने को मिलता है कि ये नगर छोड़ के जो है वो चले गए। लेखन और मोहर और बाट का प्रयोग जो है उन्होंने एक तरीके से बंद कर दिया। दूर दूर से जो कच्चा माल पहले यहाँ पर आयात होता था, अब उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी में देखने को मिलती है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में जो सड़कें जो थी पहले, वहाँ पर जो है वो कितनी ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था, नदियाँ, वो नाले वगैरह बनाए गए थे। लेकिन अब देखने को मिलता है कि यहाँ पर सड़कों के किनारे कचरे के ढेर देखने को मिलता है, यानी कि बाद के टाइम के अंदर। ठीक है, सो जल निकासी प्रणाली जो थी वो एक तरीके से नष्ट हो गई थी। सड़कों पर ही जो है पहले जिस तरीके से घर बना के रखते थे डबल मंजिला, अब वहाँ पर झुग्गीनुमा घर बनाए गए। तो बाद के टाइम में जो है वो इस तरीके से डिक्लाइन देखने को मिलता है एक तरीके से। तो इसका रीज़न ये माना जाता था, हो सकता है कि वहाँ पर नदियाँ सूख गई हो जिसकी वजह से वहाँ का प्रोडक्शंस कम हो गया हो, और
जंगलों का विनाश हुआ हो, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वनस्पति का दोहन किया हो और उसकी वजह से जंगलों का विनाश हुआ हो। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान जो थे वो अब समाप्त हो गए थे, ये भी माना जा सकता है। इसके अलावा कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई हो, ये भी कारण माना जा सकता है। लेकिन कारण इन सभी कारणों में कोई भी कारण स्पष्ट कारण नहीं है। वो ये नहीं बता पाता है कोई भी कारण कि सभी नगरों का अंत एक साथ कैसे हुआ। अगर बाढ़ आई तो कहीं एक जगह बाढ़ आई होगी, इतनी बड़ी सिविलाइजेशंस में कई सारी साइट्स थी, वो बिल्कुल ख़त्म कैसे हो गई। और अगर माइग्रेशंस भी हुआ यहाँ के लोगों का तो वो दूसरी जगह जाकर बसे होंगे, तो वहाँ पर फिर उन्होंने वैसा ही जैसा पहले वो रह रहे थे वैसा ही रहना शुरू क्यों नहीं किया। उसके अलावा उनके लाइफस्टाइल में चेंज क्यों आया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जिनके आंसर शायद आज भी हमें नहीं मिलते हैं। बाढ़ और नदियों के सूखने का असर एक ही इतने सारे इलाकों में जो है वो किस तरीके से हुआ, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शासकों का नियंत्रण भी जो हो सकता है कि वहाँ का जो शासक वर्ग था उसका नियंत्रण एक तरीके से समाप्त हो गया हो, या फिर जो है वो बाहरी आक्रमण भी हो सकता है वहाँ पर, और परिवर्तन का असर जो है वो बिल्कुल साफ देखने को मिलता है, ये तो क्लियर है। सो आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की जो बस्तियाँ जो थी वो भी उजड़ जाती हैं, और कई लोग जो है वो पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बसने लगते हैं। ऐसे जो है वो साक्ष्य मिलते हैं। इसके लगभग 1400 साल बाद में, तो ये जब हड़प्पा सभ्यता जब डिक्लाइन होती है उसके लगभग 1400 साल बाद में जो है वो वापस से नगरों का जो है वो विकास होना शुरू होता है, नगरों के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि बीच का 1400 से 1500 साल क्या हुआ, किस तरीके से सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, किस तरीके से लोग माइग्रेट हुए, किधर माइग्रेट हुए, उसके साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। सो बाद के नगरों का जो है वो किस तरीके से विकास हुआ वो हम आगे के कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और मोर डिटेल्स जो होंगे वो अगली क्लासों में देखेंगे हम। एक चीज़ यहाँ पर और देखने को मिलती है कि मिस्र जिस तरीके से हमारे इंडिया में जो है वो हड़प्पा सभ्यता डेवलप हुई थी, उसी तरीके से मिस्र की भी एक सिविलाइजेशन जो है उसी टाइम पीरियड के दौरान डेवलप हुई थी, जो कि नील नदी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है वहाँ पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मिस्र का भाग तो डेजर्ट इलाका है, लेकिन नील नदी के आसपास का जो इलाका था वो काफ़ी हरा भरा था और वेजिटेशन थी, वहाँ पर सिंचाई लायक भूमि भी थी और पानी की भी कमी नहीं थी। तो इस वजह से वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिलता है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में जो है वो शासन करने के लिए राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत और लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी जो सेनाएं थी उनको काफ़ी दूर दूर तक भेजा था कि भाई दूर दूर जाओ और वहाँ से कच्चे माल के रूप में ये चीज़ें लेके आओ। सो बड़े बड़े मकबरे बनवाए गए इनके द्वारा, पिरामिड बनवाए गए। और एक चीज़ देखने को मिलती है कि मिस्र में जो है वो शवों को इन पिरामिड्स में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था, ठीक है, जिन्हें मम्मी कहा जाता था। शवों के साथ में कई सारी चीज़ें भी दफनाई जाती थी, जैसे कि खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर, कि कई सारे जो है वो जानवरों के भी अवशेष मिलते हैं शवों के साथ। कभी कभी शवों के साथ में उनके सेवक और सेविकाएं होती थी, उनको भी दफना दिया जाता था। तो बेसिकली ये चीज़ हमने प्रीवियस चैप्टर में देख रखा है कि लोग जो थे वो शवों के साथ में कुछ इस तरीके के सामान रखा करते थे, और इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि उस समय के लोगों को ये विश्वास हो कि शायद वो अब ये दुनिया छोड़ के दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, तो दूसरी दुनिया में जा रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें एटलीस्ट थोड़ा भोजन दे के भेजा जाए, या उनकी वजह से उनको जो भी सहूलियत हो सके वो दे के भेजा जाए, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये जो है वो फिलोसॉफी या फिर आइडियोलॉजी जो है यहाँ पर भी देखने को मिलती है कि इनका भी इस तरीके की एक धारणा थी, या इस तरीके की जो है ये इनकी मान्यता थी। सो दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की जो परंपरा देखने को मिलती है, उसे देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत जो है वो खर्च की जाती थी। बाकी जगह भी देखने को मिलता है इस तरीके से शवों के साथ चीज़ें दिखना, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इस तरीके की अवधारणा थी जो प्रचलित थी तो वो मिस्र में काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा धन दौलत जो है वो खर्च होती थी जब भी कोई बड़ा शासक वर्ग का व्यक्ति की जो है वो डेथ होती थी। तो ओके, यही चैप्टर समाप्त होता है।